बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर के स्टूडेंट्स, यूनिट सेकंड में आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता की अवधारणा, जिसमें हम देखेंगे आर्थिक समानता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता में संबंध, रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड पॉलिटिकल लिबर्टी। इसमें हम देखेंगे पहले कि राजनीतिक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है। राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। राजनीतिक स्वतंत्रता में नागरिकता के अधिकारों का उपयोग किया जाता है। व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं और वो अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। खुद भी स्वयं प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार रखते हैं। और राजनीतिक स्वतंत्रता शासन कार्यों में भाग लेने और शासन व्यवस्था को प्रभावित करने की शक्ति का नाम है। दूसरा, अगर हम देखें आर्थिक समानता, तो इससे अभिप्राय ये है कि जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण होती हों, यानी रोटी, कपड़ा और मकान, साथ ही शोषण रहित स्थिति हो। इसमें लॉस्की का भी ये मानना है कि मुझे स्वादिष्ट भोजन करने का अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को इस अधिकार के कारण सूखी रोटी से वंचित रहना पड़े। अर्थात उद्योग में प्रजातंत्र हो, आर्थिक समानता हो, श्रम का मूल्य हर श्रमिक को मिले, यही आर्थिक समानता के रूप में हम स्पष्ट कर सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से किस तरह से संबंधित हैं? राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता पर आधारित है, तो इनको कुछ हम बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे जनता की राजनीतिक क्षेत्र में रुचि होनी चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति सक्रिय रूप से भाग ले, शासन व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए वो उत्सुक होना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित होने के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी शिक्षित होना चाहिए और स्वस्थ जनमत का निर्माण करने वाला हो, शासन की रचनात्मक आलोचना कर सके। शिक्षा के द्वारा ही ये संभव है। शिक्षा नागरिकों के ये स्पष्ट करती है, ये बताती है कि उनके क्या अधिकार हैं और उनके क्या कर्तव्य हैं। ये शिक्षित होने पर ही ये जाना जा सकता है और इसके प्रति जागरूकता भी आ सकती है। तीसरा जो बिंदु है वो है स्वस्थ और निष्पक्ष प्रेस होनी चाहिए। यहाँ पे प्रेस से अभिप्राय है समाचार पत्र या मीडिया के विभिन्न साधन, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, सोशल मीडिया इत्यादि स्वस्थ होना चाहिए और निष्पक्ष होने चाहिए, ताकि व्यक्ति तक जो भी राजनीतिक सूचनाएं पहुँचती हैं वो सही पहुँचे, निष्पक्ष रूप में पहुँचे, सही और संपूर्ण जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके। स्वस्थ सबल प्रेस का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी ये संभव है। ये तीनों ही परिस्थितियों के विद्यमान होने के लिए आर्थिक समानता आवश्यक है। एक साधारण व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र में तभी रुचि लेता है जब उसके पास पर्याप्त साधन हो, पर्याप्त मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण होती हों। व्यक्ति धर्म, ईमान और राजनीति सभी कुछ उसका रोटी तक सीमित होता है। प्राथमिक चीज उसके लिए उसकी आवश्यकताएं पूर्ण होना है। इसीलिए पंडित नेहरू का ये कथन यहाँ सार्थक सिद्ध होता है कि भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए जब व्यक्ति का पेट भरा है तो वो राजनीतिक क्षेत्र में भी रुचि लेता है। इसी तरह लॉस्की का भी ये मानना था कि यदि राज्य संपत्ति को अधीन नहीं रखता तो संपत्ति राज्य को वशीभूत कर लेगी। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। इसलिए ये स्पष्ट किया जा सकता है कि आर्थिक समानता होना आवश्यक है, अन्यथा राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई सार नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। और आर्थिक समानता के अभाव में प्रेस और विचार अभिव्यक्ति के सभी साधन पर जो एक तरह से निष्पक्षता की स्थिति आनी चाहिए वो नहीं आ पाती और सही जानकारी भी नहीं पहुंच पाती। आर्थिक समानता के अभाव में जो कुछ वर्ग है वो ही संपूर्ण
क्षेत्र में आधिपत्य स्थापित कर सकता है और इससे शोषण की स्थिति आ सकती है। लेकिन ये स्थिति तब नहीं होगी जबकि आर्थिक समानता होगी। इसलिए ये दोनों चीजें घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। आर्थिक समानता भी आवश्यक है और राजनीतिक स्वतंत्रता इसी आर्थिक समानता में संभव है, निहित है। इसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्रता एवं कानून में संबंध, रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड लॉ। स्वतंत्रता और कानून के पारस्परिक संबंध के विषय में अलग अलग राजनीतिक विचारकों की अलग अलग राय है। कुछ विचारक ये मानते हैं कि स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी हैं, एक दूसरे से संबंधित नहीं है। उनका ये मानना है कि जितने अधिक कानून होंगे व्यक्ति की स्वतंत्रता वो उतने अधिक सीमित हो जाएगी, वे कानून उस स्वतंत्रता को सीमित कर देंगे। इस संबंध में जो प्रमुख विचारक हैं वो अराजकतावादी विचारक हैं, व्यक्तिवादी विचारक हैं, कुछ हद तक साम्यवादी विचारकों को भी इस श्रेणी में रखा जाता है। दूसरी तरफ जो अन्य विचारकों का वर्ग है उनका ये मानना है कि स्वतंत्रता हेतु कानून आवश्यक हैं, क्योंकि इसका स्वतंत्रता का अस्तित्व तभी संभव है जबकि राज्य में कानून हो। वर्तमान समय में जैसे लॉक, विलोबी, रिची, हॉकिंग, ये ऐसे कुछ विचारक हैं जिन्होंने कि कानून और स्वतंत्रता के बीच संबंधों को स्पष्ट किया है और उन्होंने कानून को 3 प्रकार से स्वतंत्रता की रक्षा और अभिवृद्धि करने में सहायक माना है। इनका ये मानना है कि कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की अन्य व्यक्तियों के हस्तक्षेप से रक्षा करते हैं। यदि समाज के अंतर्गत किसी प्रकार के कानून न हो तो समाज का शक्तिशाली वर्ग निर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार कर सकता है और इस प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। तो ऐसी स्थिति में कानून ही उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। इसलिए पहला जो है वो ये कि व्यक्ति किसी की अन्य व्यक्तियों के जो स्वतंत्रता व्यक्तियों के हस्तक्षेप से रक्षा करने का काम कानून का है। दूसरा, राज्य के हस्तक्षेप से भी रक्षा करते हैं कानून। राज्य में 2 प्रकार के कानून होते हैं, साधारण कानून और संवैधानिक कानून, और दोनों प्रकार के कानूनों में संवैधानिक कानून द्वारा राज्य के हस्तक्षेप से व्यक्ति की स्वतंत्रता को रक्षित करने का कार्य किया जाता है। भारत में, अमेरिका में जो भी मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है वो इसका उदाहरण है, क्योंकि मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई भी कार्य राज्य नहीं करेगा और न्यायिक संरक्षण भी इन अधिकारों को प्राप्त है, इसलिए व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। तो राज्य के हस्तक्षेप से भी कानून रक्षा करते हैं। तीसरा, स्वतंत्रता का नकारात्मक स्वरूप तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इसका सकारात्मक रूप भी है। और सकारात्मक रूप से अभिप्राय ये है कि कानून और स्वतंत्रता व्यक्तित्व विकास में भी सहायक है। कानून व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास की सुविधाएं प्रदान करते हैं, स्वतंत्रता में वृद्धि करते हैं और इसे सकारात्मक स्वतंत्रता कहा जाता है। और राज्य का जो जन कल्याणकारी रूप है उसमें कानून होना और आदर्श कानूनों का होना अत्यंत आवश्यक है ताकि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। राज्य के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था, अधिकतम श्रम, न्यूनतम वेतन के संबंध में कानूनी व्यवस्था और अन्य सुविधाएं और जन स्वास्थ्य संबंधी जो भी कार्य किए जाते हैं वो नागरिकों को व्यक्तित्व विकास की सुविधाएं प्रदान करने वाले हैं, नागरिकों के पक्ष में हैं। इसलिए सकारात्मक स्वतंत्रता के संबंध में ग्रीन ने लिखा है कि करने योग्य कार्यों को करने की स्वतंत्रता ही सकारात्मक स्वतंत्रता है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो वर्तमान समय में स्वतंत्रता और कानून ने पारस्परिक संबंध को स्पष्ट किया जा सकता है। जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती। लॉक ने भी इस तरह की बात कही है। विलोबी ने भी ये माना है कि जहाँ नियंत्रण होते हैं वहीं स्वतंत्रता का अस्तित्व भी होता है। इसी तरह एक और विचारक है प्रोफेसर रिची, उनका भी मानना था कि व्यक्तित्व के विकास के जो वास्तविक अवसर है
वो स्वतंत्रता के संबंध में कानून की उत्पत्ति और परिणाम से ही संभव हुए हैं, और ये न हो तो कानून न हो तो स्वतंत्रता भी संभव नहीं है। हॉकिंग का भी मानना था कि व्यक्ति जितनी अधिक स्वतंत्रता चाहता है उतनी ही अधिक सीमा तक उसे शासन की अधीनता स्वीकार करनी आवश्यक हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कानून स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट किया जा सकता है कि सभी कानून स्वतंत्रता में साधक नहीं होते, उसके सहायक नहीं होते, खासकर जहाँ निरंकुश तंत्र है या जहाँ तानाशाही शासन रहे हैं। खासकर अगर हम जर्मनी के समय के हिटलर के समय की स्थिति देखें, इटली में मुसोलिनी के समय का शासन काल देखें, तो कानून का निर्माण व्यक्ति स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं रहा था। लेकिन इसके विपरीत यदि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में देखा जाए तो वहाँ पर सभी कानून स्वतंत्रता में साधक होते हैं, लोक कल्याण को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में तो कानून और स्वतंत्रता घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, कानून स्वतंत्रता में साधक हैं, लेकिन जहाँ निरंकुश तंत्र है वहाँ हम कानून को स्वतंत्रता में साधक न मानते हुए बाधक मान सकते हैं। इस तरह से सभी कानून नागरिकों की स्वतंत्रता में वृद्धि करते हो ये आवश्यक नहीं है, और लॉस्की ने भी इस तरह की बात स्पष्ट की है कि व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि मैं उन्हें स्वीकार कर सकता हूँ या उनका पालन कर सकता हूँ। यदि राज्य का कानून जनता की इच्छा पर आधारित है, स्वतंत्रता को उससे पोषण होता है, तो वो उसकी सकारात्मक स्थिति है। लेकिन निरंकुश अगर शासन है, स्वतंत्रता का विरोधी है, तो वो एक नकारात्मक स्थिति कही जा सकती है। तो इस तरह से हमने देखा कि स्वतंत्रता और कानून के मध्य संबंध को स्पष्ट किया जा सकता है।